नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। 22 दिन में 26 मर गए। ये गिनती रुकेगी या बढ़ेगी? आप समझ गए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एसआईआर में बीएलओ की खुदकुशी और मौत की। कहते हैं लोकतंत्र में इंसान खुले में सांस लेता है, आजादी का सुकून महसूस करता है, लेकिन उसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है। इसके लिए स्कूल के टीचर, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को वोटर से बात कर फॉर्म भरवाना पड़ता है। आरोप है इस काम को लेकर बीएलओ पर इतना दबाव है कि वो झेल नहीं पा रहे। विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह चुनाव आयोग के साथ खड़ा है। बंगाल के टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज आयोग से मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद कहा कि आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। सवाल यह कि टीएमसी ने क्यों कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। सवाल यह कि एसआईआर में क्यों एक के बाद एक बीएलओ की मौत हो रही है। और सवाल यह भी कि एसआईआर में ऐसा क्या है जिस पर सिर्फ विपक्ष बवाल कर रहा है। दूसरी स्टोरी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर बेहद तनाव है। अगर जिंदा है इमरान तो मिलने क्यों नहीं दे रही सरकार? ठीक है इमरान, तो सबूत क्यों नहीं दे रहे शहबाज? और अडियाला जेल में इमरान खान पर सस्पेंस क्यों? आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत देश के 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से करते हैं। बिहार चुनाव से पहले वहां हुए एसआईआर के दौरान भी देश की सियासत में खूब बवाल मचा था। विपक्ष एक सुर में इसे वोट चोरी से जोड़कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर था। लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन की इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में जिस तरह एक के बाद एक कई राज्यों से बीएलओ यानी बूथ लेवल एजेंट की मौत की खबरें आ रही हैं, उससे इस प्रक्रिया को एक नए विवाद से विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एसआईआर में ऐसा क्या है जिससे बीएलओज या तो सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं या फिर हार्ट अटैक से कईयों की मौत हो जा रही है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताते हैं कि एसआईआर में ऐसा क्या है जिसे कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। क्या नाम है आपका? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती है? यहीं पे कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी हैं आप? हाँ। मैं जानने के लिए आया हूँ, वो एसआईआर का फॉर्म जो आया था वोटर वाला, आपने भरा? हाँ, भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर में? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का सद रहता है। हाँ? मगरमच्छ का सद रहता है। इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता। सब ठीक है, चलता है। ये जो एसआईआर बंगाल में हो रहा है उसके बारे में आप क्या? ये प्लानिंग है सर, आरएसएस की प्लानिंग है वोट चोरी की। और ये बिहार में तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। अरे सर बहुत हुआ है, लेकिन एसआईआर पे पश्चिम बंगाल में तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर यहाँ बहुत गड़बड़ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बीएलओ पे इतना दबाव है कि आप इसको मत काट दीजिए, इसको काट दीजिए, वो क्या करेगा? अभी एक लेडीज ने अभी आत्महत्या की है कुछ दिन पहले, बंगाल में की है सर, बाहर नहीं की है ना। तो क्या ये बुलबुला एक नहीं है सर, आदमी के अंदर में आक्रोश है।
तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन अपने खास शो माहौल क्या है लेकर बीते दिनों पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने इसी तरह आम लोगों से बात की थी, जिसमें एसआईआर को लेकर लोगों के मन में क्या है आपने सुना। मगर इसी बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और उनकी मुखिया ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। खुद ममता बनर्जी जहां बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर पैदल मार्च निकालकर एसआईआर का विरोध कर रही हैं, वहीं उनकी पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर न सिर्फ अपनी आपत्ति उसने जताई, बल्कि चुनाव आयोग के सामने यहां तक कह दिया कि मिस्टर कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। We started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का ये बयान बताता है कि एसआईआर को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। दरअसल नई दिल्ली में आज तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान टीएमसी डेलीगेशन ने राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अहम 5 सवाल रखे। सवाल नंबर 1, चुनाव आयोग बीएलओ पर क्यों दबाव बना रहा है? सवाल नंबर 2, एसआईआर का मकसद मतदाताओं की जांच के लिए या बंगालियों की पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए? सवाल नंबर 3, जब इसी सूची से लोकसभा चुनाव हुए तो अब एसआईआर की क्या जरूरत है? सवाल नंबर 4, टीएमसी ने निष्पक्षता पर सवाल उठाया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल नंबर 5, पहले ये कैसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नाम कटेंगे और इस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही सबसे अहम है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग को 40 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी है जिनकी एसआईआर प्रक्रिया में मौत हुई है। We did not get an answer to any of our 5 questions. The main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. We were met with complete surprise on the part of the election commissioner, who actually said that these were mere allegations, and it seemed as though the election commission had no idea that these people had died in Bengal, which is to our great surprise. दूसरी तरफ चुनाव आयोग बार बार इस बात को कह रहा है कि हमारी प्रक्रिया में कहीं कोई कमी नहीं है और हमारा काम ठीक से चल रहा है। अब ये जांच का विषय है कि बीएलओ के ऊपर दबाव कहां से आ रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर चुकी हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटर्स के अधिकारों को छीना जा रहा है। ऐसे में हम बीजेपी की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, हम संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाए गाइडलाइंस को मानेंगे। बिहार ज्वलंत प्रमाण কাজে আজকের এই দিনে পবিত্র দিবসে আমরা আম্বেদকরের কনস্টিটিউশনটাকে মেনে নিয়ে চলবো, বুকে নিয়ে চলবো এবং মাথায় নিয়ে চলবো। আমাদের যা গাইডেন্স দিয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতৃত্ব, যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন, আমরা তাদের গাইডেন্স মতো চলবো, আমরা बीजेपी गाइडलाइंस मतो चलबो ना। अब इससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। वह यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता वहां 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश हो रही है।
जबकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुरू से ही ये आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, ईबीसी का वोट काटा जा रहा है। ये सारे तर्क ओपोजिशन नेताओं के हैं, यानी एसआईआर के खिलाफ। सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और उनके सहयोगियों की ओर से एसआईआर का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, यह भी समझिए। बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। बिहार में एसआईआर के जरिए जब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, तब राहुल गांधी ने इसी आरोप के साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। अब बंगाल के साथ यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां विपक्षी पार्टियां जीती, उन क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में हुए एसआईआर के दौरान एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों, ईबीसी, अल्पसंख्यकों और गरीबों का वोट काटा जा रहा है। आप देखिए किसका वोट कट रहा है, मैं आपको बताता हूं। दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, अंबानी का नहीं कट रहा। राहुल गांधी की तब की कही ये बात मानो अब सही हो रही है। अभी 25 नवंबर को ही यूपी के गोंडा में विपिन यादव नाम के एक बीएलओ ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि विपिन यादव पर काम का दबाव था। उनसे कहा जा रहा था कि ओबीसी वर्ग में आने वाले वोटरों का नाम काटें। उन्होंने ऐसा करने से जब मना कर दिया तो अधिकारी उन्हें धमकी देने लगे। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। आज भी एक बीएलओ की मौत हुई। गुजरात के मेहसाणा के सुदासणा गांव में 50 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल और बीएलओ दिनेश रावल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसआईआर के काम का भारी दबाव होने के कारण दिन में सर्वर की समस्या से वे काम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से दिनेश रावल पिछले कई दिनों से रात के 2 बजे उठकर फॉर्म अपलोड करने का काम करते थे। बीती रात भी वे देर रात तक काम में जुटे थे, तभी अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें वडनगर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। गुजरात में यह कोई पहला मामला नहीं है। कच्छ, तापी, खेड़ा, वडोदरा और अब मेहसाणा को मिलाकर महज 10 दिन में ही 5 बीएलओज की मौत हो चुकी है।
अब सवाल उठता है कि आखिर इन बीएलओस की परेशानी क्या है? आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि या तो बीएलओस को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कई बीएलओस को सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है। आपको यूपी के कुछ बीएलओस का दर्द सुनवाते हैं। इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीएलओस हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपने अपने इलाके के जो मतदाता हैं उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ पर बात करते देखिए बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ क्या परेशानी क्या क्या आ रही है इस काम में? परेशानी सर ये आ रही है कि नया एरिया, मैं नया बेलो हूँ, न किसी का घर मालूम है, पूछते पूछते जाते हैं लोग, दरवाजा खटखटाओ तब भी नहीं खोलते हैं, फॉर्म दे आओ, उसके बाद लेने जब जाओ तो लोग कहते हैं कि अभी मेन चीज़ है कि फ़ोटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसी तरह के सब बताते हैं। समस्या ये है कि 1310 मेरे पास वोटर हैं और 1310 वोटर के घर घर जाने के लिए कम से कम 1 महीना हमारी हालत में होना चाहिए था कि जब हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब इन सब के बीच आज टीएमसी के 10 सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और उन पर जो आरोप लगाए उसका चुनाव आयोग ने बिंदुवार जवाब भी दिया। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाई गई सभी आशंकाओं और प्रत्येक आधारहीन आरोप का बिंदुवार खंडन किया है। ईसीआई ने टीएमसी को जवाब देते हुए कहा कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद ही वे अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें। तब तक वे बीएलओस, ईआरओस और डीईओस जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और चुनाव कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त हैं के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप ना करें। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले में बीएलओस को प्रभावित या धमकाने की कोशिश ना करें। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को साफ तौर पर बताया कि मतदाता सूची की तैयारी और चुनावों का संचालन भारत के संविधान और चुनाव कानून के अनुसार होता है और टीएमसी को भी इसका पालन करना चाहिए। ईसीआई ने यह भी कहा कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक राज्य सरकार द्वारा वितरित तक नहीं हुआ है। इसे अब बिना किसी विलंब के जारी किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाके ये थी हकीकत, ये था सच। एसआईआर पर क्यों है इतना त्राहिमाम? आगे बढ़ते देश की सियासत